जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य के ऑप्शनल का जो कोर्स है यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, उसमें आपका स्वागत है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो स्कंदगुप्त चल रहा है। स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और यूपीएससी का जो ऑप्शनल है पेपर 2, वहाँ पर ये आपको नाटक दिया गया है। तो वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले 2-3 सालों में कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो पूरी संभावना है कि 2023 का जो मेंस होगा वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो आज का हमारा ये तीसरा सवाल है कि जयशंकर प्रसाद ने इतिहास व कल्पना का समन्वय स्कंदगुप्त की कथा वस्तु में किस प्रकार किया है। मोहन, राकेश व प्रसाद की दृष्टि की तुलना भी करो इतिहास को लेकर के। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम समझें कि इतिहास और कल्पना होती क्या है। पहली चीज़, कथा वस्तु क्या होती है। दूसरी चीज़, और हम किस दृष्टि की बात कर रहे हैं। मोहन राकेश कौन है। मोहन राकेश भी एक नाटककार हैं जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, और जो प्रसाद है वो भी एक नाटककार है, इन्होंने स्कंदगुप्त नाटक लिखा है। तो इतिहास को लेकर के इनकी दृष्टि क्या है, ये क्या सोचते हैं इतिहास के बारे में, हमें उसकी तुलना करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कथा वस्तु क्या होती है। किसी भी मूवी की जो थीम होती है ना, उसको हम कथा वस्तु बोलते हैं। जैसा अगर हम एवेंजर मूवी, अगर हम कृष्ण मूवी देखें तो उसकी जो पूरी थीम है ना, वो विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो उसकी कथा वस्तु जो है वो विज्ञान के आसपास घूमती है। जो माहौल है ना पूरा, वो साइंटिफिक है। अब बात करते हैं इतिहास और कल्पना की, ठीक है। तो कोई भी जो कहानी होती है ना, वो 3 आधारों पर टिकी होती है। या तो वो कहानी पूरी तरह से काल्पनिक होगी, जैसे कृष्ण पिक्चर है ऋतिक रोशन की, जैसे एवेंजर की मूवीज़ हैं, आयरन मैन है, या जैसे हम पिक्चरें देखते हैं वो सब काल्पनिक पिक्चरें होती हैं। या फिर कुछ पिक्चरें ऐसी हो सकती हैं, जो ऐतिहासिक पिक्चर हो, जहाँ पे इतिहास के बारे में बताया गया हो। जैसे पोनियन सेल्वम है, जहाँ पर इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, हालांकि वहाँ पर थोड़ी बहुत कल्पना को भी शामिल किया गया होगा। कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं जहाँ पर इतिहास भी होता है और कल्पना भी होती है, जैसे कि पोनियन सेल्वम। आप दोनों जगह इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से ऐतिहासिक पिक्चर हो, पूरी ही इतिहास को हमने रख दिया हो, ऐसी कोई पिक्चर बनी नहीं है फिलहाल। तो इतिहास और कल्पना का मतलब है जैसे पोनियन सेल्वम, जैसे कि जोधा अकबर हो गई, जहाँ पर थोड़ी बहुत इतिहास है, थोड़ा बहुत कल्पना है। तो कोई भी जो कहानी है ना, वो 3 ही आधारों पर लिखी जा सकती है। या तो कहानी पूरी तरह से काल्पनिक होगी, या तो कहानी पूरी तरह से ऐतिहासिक होगी, या फिर कहानी थोड़ी काल्पनिक होगी और थोड़ी ऐतिहासिक होगी। तो ये होता है इतिहास और कल्पना। तो जो स्कंदगुप्त है वो किस तरह की कहानी है। क्या वो पूरी इतिहास के ऊपर आधारित है, क्या वो पूरी तरह से कल्पना के ऊपर आधारित है, या फिर उसमें इतिहास और कल्पना दोनों चीज़ें आपको मिक्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका की थोड़ी बहुत। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद इतिहास बहुत पढ़ते थे, इतिहास के अध्येता हैं और साहित्य लिखते थे। इन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं। स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, इस तरह से इन्होंने काफ़ी नाटक लिखे हैं। कामायनी की इन्होंने रचना करी है, और साहित्य के सृजक है। इतिहास के अध्येता और साहित्य के सृजक। अब क्योंकि जो प्रसाद है ना, वो इतिहास को बहुत पढ़ते हैं, इतिहास के अध्येता हैं, तो उनकी जो अधिकांश रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी ना, उनका जो वातावरण होगा ना, उनका जो कथानक होगा, वो ऐतिहासिक होगा, वो इतिहास के ऊपर आधारित होगा। जैसे कि स्कंदगुप्त, इसमें जो वातावरण है वो गुप्त साम्राज्य के समय का वातावरण ले रखा है। आप चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस तरह का वातावरण है। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और प्रसाद जो है ना, वो अपनी रचना में कल्पना का प्रयोग तो करते हैं, हर कोई करता है, प्रसाद भी कल्पना का प्रयोग करते हैं, लेकिन इतिहास की जो प्रामाणिकता है ना, वो उसको अनावश्यक रूप से खंडित नहीं करते हैं। जैसा अगर कोई घटना इतिहास में जैसी थी ना, तो प्रसाद कोशिश करते हैं कि अपनी नाटक में, अपनी रचना में उस घटना को वैसे ही दिखाया जाए। जहाँ तक उनकी कोशिश है वो यही रहती है। जबकि प्रसाद से पहले भी नाटक लिखे जाते थे, जैसे भारतेंदु ने नाटक लिखा था नील देवी, वहाँ पर वो उन्होंने इतना ध्यान नहीं रखा था। तो वो जो इतिहास में अगर कोई तथ्य है ना, तो वो उसको बिगाड़ करके अपनी रचना में यूज़ कर लेते हैं। जबकि प्रसाद कोशिश करते हैं कि वो इस तरह का काम ना करें। इतिहास और कल्पना का समन्वय हमने आपको बता दिया कि कोई भी रचना 3 आधारों पर रची जाती है, इतिहास, कल्पना, या फिर इतिहास और कल्पना दोनों पर। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस रचना की बात करते हैं कि इस रचना में कैसा माहौल है। तो प्रसाद जो है ना, उन्होंने इस रचना के लिए जो इतिहास के स्रोत में जो पूरा वातावरण है ना, वो गुप्त साम्राज्य का वातावरण है। तो वो प्रसाद ने कहाँ से लिया है। गुप्त इतिहास के स्रोत में ना, उन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया है, उन्होंने रचनाओं का अध्ययन किया है। जैसे इंदौर का ताम्रपत्र हो गया, गुप्त काल की जो रजत मुद्राएं थी, उन्होंने उसका अध्ययन किया है। उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। के पी जायसवाल एक राइटर है, एक लेखक है, उनकी एक किताब है इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर जहाँ जो उन्हें तथ्य मिले, जो उन्हें प्रूफ वाले तथ्य मिले, उन्होंने वही प्रमाणिक तथ्यों को अपनी कहानी में यूज़ किया है। तो वातावरण के लिए उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने अभिलेख, रचनाओं का अध्ययन किया है, और जो किताब है उनका अध्ययन किया है।
अब हम बात करते हैं चरित्र की। जो चरित्र है ना नाटक में, वो ऐतिहासिक चरित्र हैं, वो काल्पनिक चरित्र हैं, वो किस तरह के चरित्र हैं, क्या वैसे ही चरित्र इतिहास में भी थे या नहीं थे। तो नाटक में कुछ चरित्र जो है ना वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, जैसे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात इस नाटक में भी करी गई है, और स्कंदगुप्त जो है हमारे इतिहास में भी मौजूद था। कुमारगुप्त हो गया, कुमारगुप्त की भी बात इस रचना में की गई है। कुमारगुप्त जो है वो इतिहास में भी मौजूद एक व्यक्ति था। कुछ चरित्र ऐसे हैं जो अर्ध ऐतिहासिक है। अर्ध ऐतिहासिक का मतलब यह है कि इतिहास में उनका नाम तो है, कहीं ना कहीं इतिहास की किताबों में उनका नाम आया, लेकिन उसके साथ में ना बहुत सारी जानकारी नहीं है। नाम है लेकिन जानकारी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से चरित्र हैं ऐसे, जैसे सर्वनाग हो गया, पृथ्वीसेन हो गया, ये सब चरित्र हैं जो स्कंदगुप्त नाम की रचना में मौजूद हैं। रचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो रचना को अगर आप नहीं पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अगर समझना हो कि ये कहानी इसकी है कैसी, तो आप बाहुबली 1 और 2 पिक्चर देख लें। कुछ कुछ कहानी जो है वो उस तरह की ही कहानी है, कुछ ना कुछ। ठीक है, और अगर तो कुछ चरित्र जो है वो अर्ध ऐतिहासिक चरित्र हैं, जैसे सर्वनाग हो गया, पृथ्वीसेन हो गया, जिनका इतिहास में नाम है लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ चरित्र ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से काल्पनिक हैं, जैसे देवसेना का एक चरित्र है इस रचना में, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। एक चरित्र विजया नाम से है, वो भी पूरी तरह से काल्पनिक है। तो चरित्रों की बात हमने कर ली। चरित्र कैसे हैं, ऐतिहासिक भी हैं, काल्पनिक भी हैं, और कुछ अर्ध ऐतिहासिक भी हैं। लेकिन प्रसाद जो है ना, उन्होंने यूज़ क्यों किया है कल्पना का। चाहते तो वो सारे चरित्र ऐतिहासिक रख सकते थे, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं होती हैं ना वो पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो ताकि वो घटनाएं जुड़ जाएं, इसलिए प्रसाद जो है ना उन्होंने थोड़ी बहुत कल्पना का प्रयोग किया, ताकि जो घटना है ना उनमें एक संबंध दिखाया जा सके, उसमें असंबद्धता जो है वो दिखाई ना दे। और घटनाओं की ऐतिहासिकता की बात करें तो रचना घटनाओं की ऐतिहासिकता का मतलब कि जो घटनाएं नाटक में दिखाई गई है, कि जैसे किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को किसी ने मारा, किसी व्यक्ति का राज्य किसी ने हड़प लिया, तो क्या ऐसी ही घटनाएं इतिहास में मौजूद थी या नहीं थी। तो घटनाओं की बात करते हैं। घटनाओं की ऐतिहासिकता के हम रूप में देखें तो कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं। स्कंदगुप्त जो नाटक है वहाँ पर भी स्कंदगुप्त ने हूण जो है उनको हराया था। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। तो कुछ घटनाएं ऐतिहासिक हैं, और बात करते हैं कुछ घटनाएं अर्ध ऐतिहासिक हैं। अर्ध ऐतिहासिक का मतलब यह है कि उनका जो आधार है ना वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कल्पना को शामिल किया गया है, ताकि जो घटनाएं हैं ना उनको संबंध किया जा सके। जैसे कि स्कंदगुप्त जो है वो राष्ट्र का उत्तराधिकारी बताया गया है। जो रचना है स्कंदगुप्त नाटक जो है, वहाँ पर जो स्कंदगुप्त है वो उस राष्ट्र का उत्तराधिकारी ही बताया गया है, लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है कि वो उत्तराधिकारी था या नहीं था। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है इस रचना में जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को स्कंदगुप्त नाटक में बहुत ही कमज़ोर शासक दिखाया गया है, बहुत ही दुर्बल शासक दिखाया गया, लेकिन वास्तविक रूप में कुछ मुद्राएं जो हैं वहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि जो कुमारगुप्त है वो बहुत ही एक स्वस्थ और एक ही बलिष्ठ शासक है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस नाटक में स्कंदगुप्त में विजया जो होती है वो अंत में आत्महत्या कर लेती है, और एक पर्णदत्त नाम का नागरिक का व्यक्ति होता है, वो भी अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जबकि ये घटनाएं इतिहास में है ही नहीं। विजया नाम का कोई कैरेक्टर इतिहास में नहीं है, पर्णदत्त नाम का कोई कैरेक्टर इतिहास में नहीं है, और ना ही विजय की आत्महत्या, पर्णदत्त की मृत्यु नाम की कोई भी घटना इतिहास में मौजूद है। तो घटना के पर भी हमने इतिहास और कल्पना देख लिया कैसा है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कथा वस्तु है ना उसका एक बड़ा हिस्सा काल्पनिक है। साथ में जो कल्पना की गई है ना, कुछ कुछ कल्पनाएं उद्देश्य से की गई है। प्रसाद जो है उनका कुछ उद्देश्य रहा है उस कल्पना को करने के पीछे। जैसे स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना जो है उसकी नरबलि दी जाती है। उसका एक प्रसंग आता है जहाँ पर देवसेना की नरबलि दी जाती है। तो ये नरबलि का प्रसंग क्यों दिखाया प्रसाद ने, ताकि उस वक्त में जब ये नाटक लिखा गया था उस वक्त में जो बौद्ध धर्म था ना वहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ मौजूद थी, बहुत सारी गलत चीज़ें मौजूद थी। तो बौद्ध धर्म की उस गलत चीज़ों को, उन विसंगतियों को दिखाया जा सके, इसीलिए उन्होंने देवसेना की जो नरबलि वाला प्रसंग है ना वो रखा हुआ है। इसके साथ ही रचना में जो कल्पना है ना वो भी बहुत अधिक है, लेकिन कल्पना के चक्कर में जो प्रसाद है ना उन्होंने ऐतिहासिक वातावरण को बना। कल्पना का जो आधार है ना वो ऐतिहासिक वातावरण है। प्रसाद ने नाटक का जो मूल ढांचा है ना उसको ऐतिहासिक बनाए रखा है। और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होगा कि इतिहास और कल्पना ये जो दोनों है ना ये एक दूसरे की पूरक बन जाती है, अलग अलग नहीं चलती हैं। इतिहास और कल्पना एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं।
तो मोहन नागेश और प्रसाद की जो इतिहास दृष्टि हम उसकी तुलना करें तो हमने पढ़ लिया कि इतिहास और कल्पना का समन्वय कैसा है। इतिहास भी मौजूद है, कल्पना भी मौजूद है, और इतिहास घटनाओं के स्तर पर कौन कौन सी इतिहास है, कौन कौन सी कल्पना है, चरित्रों के स्तर पर कैसा इतिहास है, कौन कौन से चरित्र हैं जो इतिहास में मौजूद थे, किन किन चरित्रों की कल्पना की गई है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मोहन नागेश और प्रसाद की इतिहास दृष्टि की तुलना। हर एक व्यक्ति जो होता है ना वो इतिहास को अलग तरह से देखता है। कुछ लोग इतिहास को देखते हैं कि ताकि इतिहास से अच्छी चीज़ें निकाल सकें, अच्छी बातें बता सकें और लोगों को बताएं, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट हो कि हमारे वहाँ चाणक्य थे, हमारे वहाँ तक्षशिला थी, हमारे वहाँ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी। तो हम इतिहास से ऐसे प्रसंग निकालते हैं ताकि हमारी जो जनता है ना उनको मोटिवेट किया जा सके। तो हर एक व्यक्ति की जो इतिहास दृष्टि होती है ना वो अलग होती है। तो मोहन नागेश की और इनकी हमें तुलना करनी है। तो मोहन नागेश की अगर हम बात करें तो मोहन नागेश की जो इतिहास दृष्टि है ना वो बर्नार्ड शॉ जैसी है। वो भी एक इतिहासकार हैं जिनके अनुसार इतिहास का जो संबंध है ना वो सिर्फ तथ्यों से नहीं होता है कि आपने कुछ फैक्ट पढ़ लिया और वो इतिहास हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इतिहास पढ़ना है ना तो आपको अंतः प्रज्ञा से समझना पड़ेगा, जो इंट्यूशन होती है ना आपको उससे समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा। या फिर अगर कोई ये घटना हमने देखी तो जैसा अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम इंट्यूशन क्या लगाते हैं, जैसा अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम क्या इंट्यूशन लगाते हैं कि यार हो सकता है कहीं वो एक्सपायर ना हो गया हो सकता है कि कहीं उसको बहुत ज़्यादा चोट ना आई हो। हमारे सामने सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, वो सारी घटनाएं जो थी ना वो हमने इंट्यूशन लगाई है कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो इतिहास जो बर्नार्ड शॉ है ना उनकी दृष्टि ऐसी ही है और यही सेम दृष्टि मोहन नागेश की भी है। उनका मानना है कि जो इतिहास का संबंध है ना वो सिर्फ तथ्यों से नहीं है बल्कि अंतः प्रज्ञा से है। वो तथ्यों पर नहीं रुकते बल्कि चेतना के स्तर पर आगे जाते हैं, सोचते हैं दिमाग से कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो इसके साथ में और क्या हुआ होगा। तो मोहन नागेश जो है ना वो भी इतिहास से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं और इतिहास के जो तथ्य हैं, इतिहास से जो भी चीज़ मिलती है ना वो उसको बहुत ही सृजनात्मक प्रयोग करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उसको यूज़ करते हैं। और अगर प्रसाद की बात करें तो प्रसाद का भी यही ट्रेंड रहता है। जो प्रसाद है वो इतिहास का प्रयोग नव जागरण की प्रेरणा, नव जागरण मतलब लोगों को जगाना, जागरण का मतलब क्या होता है, जागरण में हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, पूरी रात जागते हैं। तो जागरण का मतलब क्या हो गया, जागना, और नव का मतलब होता है नए प्रकार से जागना। तो प्रसाद जो है ना वो लोगों को नए प्रकार से जगाते हैं, अलग अलग तरीकों का वो इतिहास का यूज़ करते हैं और फिर लोगों को जगाते हैं। तो नवजागरण की प्रेरणा और उपयोगितावादी उद्देश्य, उपयोगितावादी उद्देश्य का मतलब होता है कि ऐसा काम करना कि किसी भी चीज़ को ना हम उपयोग करते हैं, हमने इतिहास को यूज़ किया, हमने इतिहास को प्रयोग किया अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो प्रसाद जो है वो यही करते हैं। तो प्रसाद का भी उद्देश्य यही है, वो अतीत के जो भी तथ्य होते हैं, इतिहास से जो भी उन्हें तथ्य मिलते हैं, जो भी नज़र आते हैं, तो वो उन तथ्यों को शोध करते हैं, उनका संधान करते हैं और भविष्य हेतु जो भी पॉसिबल संकेत मिल पाते हैं ना वो संकेत देने का काम करते हैं इतिहास के माध्यम से, जिससे प्रेरणा दी जा सके। वो इतिहास के ढांचे को तो स्वीकार करते हैं, साथ ही उसके भीतर कल्पना को भी, कल्पना जो होती है उसको भी बढ़ता है, जैसे कि उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी इतिहास और कल्पना क्या होती है, तो हमने और भी 2 क्वेश्चन आपको और करवाए हैं इतिहास और कल्पना के। एक भारत दूरदर्शन नाटक में करवाया है और एक आपको आषाढ़ के एक दिन नाटक में कराया। आप वहाँ से भी इतिहास और कल्पना को समझ सकते हैं और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका कोई भी सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और नोट्स आप ऐसे ही बना लें जैसे मैंने बनाया, 150 से 200-250 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है और इतने शब्द इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको ना समय मिलेगा और ना ही आप लिख पाओगे। तो इन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत जगह से मैंने चीज़ों को छांट करके नोट्स लिखे हैं। कुछ कुछ बातें मैंने अपने मन से भी लिखी हैं, अपने दिमाग से लिखी हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।